Hello students, good morning, class 10. Today we are going to do one chapter from Footprint Without Feet, and the chapter is the making of a scientist. Okay, now, so let us go through pehle the introduction of this chapter. This story is about Richard E. Bright, who grew up in the town of Pennsylvania, USA. ये कहानी रिचर्ड ई ब्राइट की है, जो पेंसिल्वेनिया एक शहर है यूएसए का, वहाँ पे पले बड़े हुए. एज ही डिड नॉट हैव मच टू डू देयर, कलेक्टिंग थिंग्स वाज हिज हॉबी. लेकिन बहुत ज़्यादा पेंसिल्वेनिया के क्षेत्र में कुछ करने को था नहीं, तो उनकी एक हॉबी विकसित हुई. वो थी क्या? चीज़ों को कलेक्ट करने की. और उस हॉबी में उन्होंने जो खास चीज़ चुना वो था यूज टू कलेक्ट बटरफ्लाइज एज अ चाइल्ड इन किंडरगार्टन. और जब वो किंडरगार्टन में थे, डू यू नो द मीनिंग ऑफ किंडरगार्टन? एलकेजी, यूकेजी, लोअर किंडरगार्टन, अपर किंडरगार्टन. यानी कि किंडरगार्टन होता है एलकेजी यूकेजी सेक्शन के बच्चों को पढ़ने वालों को किंडरगार्टन सेक्शन कहा जाता है. तो ये जो कलेक्शन ऑफ बटरफ्लाइज की जो हॉबी थी उनको किंडरगार्टन में ही शुरू हो गई. हिज क्यूरियोसिटी, और उनकी यही इच्छा, यही चाहत, ये जिज्ञासा कि ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करें अलग अलग वैरायटी का, ये जिज्ञासा उनकी वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड. और यही चाहत, कलेक्शन की हॉबी और उस पर क्या कहते हैं उसे, ख्वाहिश कि और ज़्यादा से ज़्यादा जानने की, इनको एक बहुत ही महान प्रसिद्ध वैज्ञानिक बना दिया. तो आइए लेट अस कंटिन्यू विद द स्टोरी हाउ इट गोज ऑन. रिचर्ड ई ब्राइट अलॉन्ग विथ हिज रूममेट. कहानी की शुरुआत इस तरह से है कि रिचर्ड एच ई ब्राइट, एक्चुअली इनका पूरा नाम है रिचर्ड एच ई ब्राइट. तो रिचर्ड एच ई ब्राइट अलॉन्ग विथ हिज रूममेट सरप्राइज द वर्ल्ड एट द एज ऑफ 22 व्हेन दे एक्सप्लेन द थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क इन अ पेपर पब्लिश्ड इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस. एक अखबार छपी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा, एक कार्यक्रम आयोजन किया गया और उसी कार्यक्रम पर एक पब्लिकेशन आया किसी अखबार में, और उसमें एक धमाकेदार न्यूज़ हुआ कि एक 22 वर्षीय लड़का, एक यंग बॉय ओनली ऑफ 22 ईयर्स एज, रिचर्ड एच ई ब्राइट ने थ्योरी ऑफ सेल, ठीक है ना, एंड थ्योरी क्या था? हाउ सेल वर्क, कोशिकाएं कैसे काम करती है, इस पर उन्होंने अपनी एक सरप्राइजिंग खोज कर डाली थी और इसने एक तहलका मचा दिया था. This valuable magazine has published the work of college students for the first time. और इस मैगजीन ने पहली बार किसी कॉलेज स्टूडेंट के कार्य को छापा था, यानी कि प्रदर्शित किया था. रिचर्ड ब्राइट, आप जानते हैं रिचर्ड एच ई ब्राइट है, तो आई कैन कॉल इट रिचर्ड ब्राइट. रिचर्ड ई ब्राइट, इट वॉज वन ऑफ द मेनी अचीवमेंट्स दैट ही अचीव्ड लेटर इन हिज लाइफ. और जिंदगी में सिर्फ सेल थ्योरी ही नहीं, सेल कैसा काम करता है सिर्फ उसी पे खोज नहीं की इन्होंने, और भी कई साइंटिफिक इनोवेटिव खोज उन्होंने की, लेकिन उनमें से एक ये काउंटेबल था. ही सेज दैट ऑल दिस क्यूरियोसिटी स्टार्टेड विद द बटरफ्लाइज. और वो फिर अपने जीवन के बारे में बताते हैं कि सारी की सारी जो उनकी खोज थी, ललक थी, भूख थी इस चीज़ पर काम करने की, वो सिर्फ एक ही चीज़ से हुई, वो है जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी. और हम सभी जानते हैं, स्टूडेंट्स हो या टीचर्स हो, अगर सब में एक क्यूरियोसिटी होती है ना, हम में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए टू टीच प्रॉपर्ली, आप में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए टू स्टडी प्रॉपर्ली, टू लर्न प्रॉपर्ली, तो सक्सेस है, यानी कि हम ज़रूर कुछ सीख पाते हैं क्योंकि उसमें हमारी इच्छा छुपी होती है. ही सेज दैट ये क्यूरियोसिटी जो थी बटरफ्लाई कलेक्शन की, इसी ने इनको इस मुकाम तक लाया था. ए ब्राइट ग्रो अप इन द पेंसिल्वेनिया एंड वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स. कहानी वो अपनी ज़िंदगी के बारे में और भी कुछ उनका कहा गया है. वो क्या कि रिचर्ड एच ई ब्राइट का जन्म पेंसिल्वेनिया में जिस परिवार में हुआ, एकमात्र वही संतान थे. ही कुड नॉट हैव डन मच देयर एज देयर वॉज वेरी लेस पीपल लिविंग देयर. और पेंसिल्वेनिया एक ऐसा राज्य है छोटा सा जहाँ पे बहुत अधिक आबादी नहीं थी, तो बहुत कुछ करने को भी नहीं था. ही सेज दैट ही कुड ओनली डू one thing alone, and that was collecting things, as he had no friends and play football for or baseball with. और ये भी कहा जाता है रिचर्ड ई ब्राइट के बारे में कि चूंकि वहाँ उस क्षेत्र में वो पले बड़े, जहाँ बहुत छोटा सा क्षेत्र था, बहुत आबादी नहीं थी, बहुत इनके मित्र भी नहीं थे, तो इनकी एक हॉबी उजागर हुई, वो थी, जगी इनके मन में, वो था कलेक्शन और कलेक्टिंग ऑफ थिंग्स की.
क्यों? क्योंकि कोई मित्र था ही नहीं, और मित्र ना होने के कारण ना फुटबॉल खेल सकते, ना बास्केटबॉल खेल सकते, तो एक नई हॉबी उनमें विकसित हुई। He had begun collecting butterflies, rocks, fossils and coins from the time when he was in kindergarten. जब वो बहुत जूनियर सेक्शन में LKG में पढ़ा करते रहे होंगे, तभी उन्होंने ये शौक इनका जगह कि ये बटरफ्लाइज कलेक्ट करते, छोटे छोटे रॉक्स कलेक्ट करते, फॉसिल्स कलेक्ट करते हैं। फॉसिल्स वेरी वेल नोन, क्या होते हैं वो? डेड एंड डिके ऑफ लिविंग थिंग्स, यही सारी चीज़ें वो कलेक्ट करते। ही ऑल्सो यूज टू कीप ऑन staring at the stars and sometimes the whole night as he was interested in studying astronomy. और वो कई बार तो ऐसा स्थिति होता है कि रात भर वो तारों को देखते रहते, निहारते रहते, कुछ मंथन करते रहते, सोचते रहते, और इस तरह से उनकी दिलचस्पी एस्ट्रोनॉमी में भी विकसित हुई। Ebright had always been curious to learn new things and had a sharp mind. Ebright के बारे में ये कहा जाता है कि उनके हमेशा से नई चीज़ खोजने की, नई चीज़ करने की क्यूरियोसिटी थी, और इसी का नतीजा था। यह नतीजा किस चीज़ का था? नतीजा यह था कि उनका माइंड बहुत ही शार्प था। हिज मदर यूज टू एनकरेज हिम टू लर्न। उनकी माता जी जो थी हमेशा उनको इनकरेज करती लर्निंग के लिए, ठीक है ना, नई नई चीज़ों को सीखने में हमेशा सहायक रहती थी उनकी माँ। किनकी माँ? रिचर्ड एच ईब्राइट की माँ। और हम आप सभी जानते हैं कि माता पिता का अगर साथ हो तो सही में हम सब मुकाम पा सकते हैं। She used to take him to the learning trip, used to buy him telescopes and other instruments that would help him in learning new things. और उसकी माँ उसकी हर चीज़ पे समर्थन करती थी, उसकी जिज्ञासा, उसकी खोज करने की सारी जो भी लालसा होती थी उस पर वो हमेशा समर्थन करती थी। उसमें क्या क्या योगदान वो करती थी? इसको अक्सर एजुकेशनल ट्रिप पे ले जाती थी, इसके लिए क्या कहते हैं लर्निंग ट्रिप्स वगैरह कराने के साथ साथ टेलीस्कोप्स खरीद देती थी, और भी कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो ये इंटरेस्टेड होते थे कोई नई चीज़ करने के लिए, वो सारे इनके लिए परचेज कर देती थी ताकि रिचर्ड ईब्राइट कोई नई चीज़ों को सीख सके। हिज मदर वॉज हिज ओनली फ्रेंड अंटिल ही वेंट टू स्कूल। और स्कूल जाने की अवस्था होने तक रिचर्ड एच ईब्राइट की माँ ही एकमात्र उसकी मित्र या फ्रेंड थी। आफ्टर ही स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, जैसे जैसे बड़े हुए स्कूल की तरफ जाने लगे और स्कूल के उम्र के हो गए, और जब स्कूल गए ही स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, हिज मदर वुड गेट हिम फ्रेंड्स होम। जब स्कूल गोइंग स्टूडेंट जब ये बने, स्कूल गोइंग बॉय ये बने, तो इसकी माँ जो है कुछ फ्रेंड्स क्या बोलते हैं मोहल्ले से या नेबर से लाते थे ताकि रिचर्ड एच ईब्राइट उनके साथ खेले, क्योंकि बच्चों को बच्चे का माहौल भी चाहिए, है ना। बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज टू इंडल्ज विथ योर एज ग्रुप। अगर एज ग्रुप में आप खेलते हो, कूदते हो, गपशप करते हो तो बहुत अच्छा लर्निंग का वो भी एक जरिया बनता है। He and his mother used to stay together at night and they used to do and learn things together. और जब रात्रि होती थी तो माँ बेटे साथ रहते थे, कुछ न कुछ लर्निंग का प्रोसेस चलता ही रहता था, क्योंकि माँ शुरू से ही सपोर्टिव थी टू लर्न, और कुछ न कुछ वो नए नए बातों पर ये लोग डिस्कशंस किया करते थे। ईब्राइट हु वाज निकनेम्ड रिची बाय हिज मदर वाज हर होल लाइफ एंड सपोर्ट सिस्टम आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन ही वाज इन 3rd ग्रेड। ऐसा माना कहा है, यानी कि कहानी में राइटर ने, कि रिचर्ड ईब्राइट एकमात्र माँ का सहारा था, माँ का एकमात्र जिंदगी था वो। और माँ, चूंकि माँ के लिए एकमात्र जिंदगी वो था, क्यों था? क्योंकि एकमात्र संतान था और पिता की मृत्यु हो चुकी थी जब रिचर्ड ईब्राइट व्हेन ही वाज इन ओनली 3rd स्टैंडर्ड, ठीक है। दे यूज्ड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द इवनिंग टुगेदर। और नतीजा क्या था? परिवार बड़ा था नहीं, मॉम एंड सन, तो ज़्यादातर संध्या के बाद का समय, शाम के बाद का समय ये लोग हमेशा साथ व्यतीत करते थे। If he did not have anything to do, his mother would find him some task for learning. और in case कुछ ऐसा समय होता था कई बार कि कुछ करने को रिचर्ड ईब्राइट के पास नहीं रहता था, तो उसकी माँ उसके लिए कोई टास्क ढूंढ देती थी कि दिस इज़ द टास्क दैट यू हैव टू फुलफिल। यानी माँ भी कुछ न कुछ ड्यूटी उसको दे दिया करती थी, और वो ड्यूटी हमेशा कुछ न कुछ एनकरेजिंग और लर्निंग वाला ही हुआ करता था। He used to like the learning work that his mother used to give him, as that was what he wanted to do, लर्न अबाउट मोर एंड मोर न्यू थिंग्स। और माँ के दिए हुए टास्क को वो ज़रूर पूरा करता था, क्यों? क्योंकि वो एक नया चीज़ उसके लिए होता था, न्यू एक्सपीरियंस देता था, नई लर्निंग की मार्ग में ले जाता था। इसीलिए
उसके मस्तिष्क में, उसके दिमाग में, उसकी थॉट में हमेशा लर्निंग न्यू थिंग्स, लर्निंग न्यू थिंग्स, लर्निंग न्यू थिंग्स का ही थॉट चलता था। He was a bright student as he used to score good in class and also was regular in his daily task. No doubt इसमें कि रिचर्ड ई ब्राइट एक ब्राइट स्टूडेंट थे, क्लास में वो रेगुलर स्कोर अच्छा करते थे, सेकंड पोजीशन में रहते थे, हमेशा स्कोरिंग अच्छी होती थी, रेगुलर डेली टास्क डूइंग स्टूडेंट भी हुआ करते थे वो। बाय द टाइम ही वाज इन सेकंड क्लास ही हैड कलेक्टेड 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई दैट वर फाउंड इन ऑल नेबरहुड। रिचर्ड एच ई ब्राइट द्वितीय वर्ग में जाते तक, यानी कि सेकंड स्टैंडर्ड में जब तक वो एंटर किए तब तक इन्होंने, कहते हैं ना, होनहार वीरवान के होत चिकने पात, यानी कि लक्षण दिख रहा था कि ये लड़का भविष्य में कुछ करने वाला है। इन्होंने 25 स्पीसीज, सेकंड स्टैंडर्ड तक पहुंचते पहुंचते 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज इन्होंने कलेक्ट कर लिया था। हम आप अक्सर देखते होंगे बटरफ्लाइज, लेकिन कभी ये थॉट नहीं गया यार कि अलग अलग टाइप के बटरफ्लाइज दिखते हैं और इनकरेजमेंट भी नहीं मिलता कि सबको कलेक्ट करके कहीं एक कलेक्शन रखें उसे, लेकिन इनके थॉट में ऐसी थी बात और इन्होंने ये कर दिखाया। He thought that it would have been the end of his butterfly collection if his mother would not got him a children's book called Travel of Monarch 10. रिचर्ड ई ब्राइट के मन में ऐसा था बात कि जैसे 25 कलेक्शन इन्होंने कर ली वैरायटीज ऑफ बटरफ्लाई की, तो हो सकता है इनके मन में था कि बस दिस इज द एंड, नाउ नो मोर टास्क ऑन एंड, बटरफ्लाई कलेक्शन में अब कुछ बचा नहीं। लेकिन इनकी यहीं पर इस थॉट की, इस कलेक्शन की एंडिंग नहीं हुई। इसकी मम्मी ने, रिचर्ड ई ब्राइट की माँ ने जब इनको एक बुक दिया जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 या मोनार्क एक्स भी कह सकते हैं आप, जब इस बटरफ्लाई से रिलेटेड चिल्ड्रन बुक इसको जब मिली, किसको, रिचर्ड एच ई ब्राइट को उसकी माँ के द्वारा गिव, तो इस बुक ने इनको बताया कि किस तरह से मोनार्क बटरफ्लाइज, एक स्पीसीज है मोनार्क बटरफ्लाइज, दे माइग्रेटेड टू सेंट्रल अमेरिका। उसमें यह लिखा हुआ था कि किस तरह से मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट करके सेंट्रल अमेरिका में आए। मोनार्क बटरफ्लाइज पे ही वो कहानी था उसमें, विच वॉज द टर्निंग पॉइंट फॉर ई ब्राइट एज इट टर्न हिज क्यूरियोसिटी टुवर्ड साइंस। और ये किताब, और इस किताब में ये जानकारी कि किस तरह से मोनार्क बटरफ्लाइज सेंट्रल अमेरिका माइग्रेट करके आए, किस तरह से आए, क्यों आए, और ये थॉट, ये जिज्ञासा रिचर्ड एच ई ब्राइट के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर दी टुवर्ड्स साइंस। तो उनका इंटरेस्ट साइंस में कैसे जगा, यही था वो पॉइंट। एट द एंड ऑफ द चिल्ड्रंस बुक दैट इज मदर हैड गॉट हिम, द रीडर्स ऑफ द बुक वर इन्वाइटेड टू हेल्प द स्टडी ऑफ बटरफ्लाई माइग्रेशंस। जब ये किताब रिचर्ड ई ब्राइट ने पूरा गो थ्रू किया तो उस किताब के एंड में लिखा था, कौन सी किताब, जो मदर ने गिफ्ट की थी, किताब का नाम क्या था, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10, एंड मोनार्क इज एन स्पीसीज, इट इज ए स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई, वन ऑफ द स्पीसीज। तो जब ये बुक का एंड में जब ये पहुंचे तो उसमें इन्होंने देखा कि वहाँ पे एक कोई मैटर लिखा हुआ था जिसमें इस बुक के राइटर ने इनवाइट किया था उन लोगों को जो बटरफ्लाई माइग्रेशन पर कुछ खोज करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं। यानी कि बुक जब एंड होता है तो कंक्लूड होता है ना, तो कंक्लूजन पार्ट में ऐसा ही एक प्रिंटेड मैटर था। दे वेर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्क्यूहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो इन कनाडा। उसमें यह कहा गया था कि जिस किसी को भी बटरफ्लाई कलेक्शन में या बटरफ्लाई से रिलेटेड कोई इंटरेस्ट है तो वो डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्क्यूहार्ट, जो टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा के हेड हैं, उनको वो टैग कर दे, इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी या इंटरेस्ट हो तो। यानी कि बुक में एक लिखा हुआ था कि टू कॉन्टैक्ट दिस पर्सन, द पर्सन इज डॉक्टर फ्रेडरिक। कहाँ के थे ये, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के थे, फ्रॉम कनाडा। रिची के मदर, रिची निकनेम था रिचर्ड एच ई ब्राइट का, तो रिची के मदर ने डॉक्टर साहब को, उसी डॉक्टर को, किनको, डॉक्टर फ्रेडरिक को पत्र लिखा, ठीक है, एंड वॉज अटैचिंग एडिसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ द बटरफ्लाइज। और सून वहाँ से कौन, डॉक्टर यानी कि फ्रॉम टोरंटो कनाडा से एक एडिसिव से चिपका कर बटरफ्लाइज को वो टैग करके भेजा जाने लगा इनके पास। द पर्सन वुड फाइंड अ बटरफ्लाई विथ अ टैग वॉज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर अर्क्यूहार्ट। और जब वो टैग इधर आने लगा किनके पास,
क्या कहते हैं इसको, रिचर्ड एच ई ब्राइट के पास। कहाँ से? टोरंटो से। तो और उसमें ये लिख के आने लगा कि जो व्यक्ति इस टैग्ड बटरफ्लाई को खोज कर लेगा, मिल जाएगा जिसे, वो इसको डॉक्टर फ्रेडरिक को टोरंटो में भेजे। और भेजने की जब बात हुई तो चूंकि रॉबर्ट एच ई ब्राइट ने पहले ही कुछ कलेक्शन कर रखे थे, तो मे बी इनके पास वहाँ से भेजे गए, कहाँ से, क्या कहते हैं उसे, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से भेजे गए उस मैसेज के अकॉर्डिंग अगर इनके पास था, तो ये भेजने लगे डॉक्टर अर्क्यूहार्ट को। कौन अर्क्यूहार्ट? डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्क्यूहार्ट को कनाडा में टैग करके भेजने लगे। वहाँ से जो आता था उस हिसाब का सैंपल अपने में से, कलेक्शन में से भेजने लगे। कौन भेजने लगे? दिस बॉय रिचर्ड एच ई ब्राइट। और इस तरह से द बटरफ्लाई कलेक्शन सीजन लास्टेड, और होते 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 लगभग इन्होंने जो भी वहाँ से आता रहा उसका रिस्पॉन्स ये देते रहे। और इस तरह से बटरफ्लाई कलेक्शन का सीज़न जो ख़त्म होने को था, अबाउट 6 सप्ताह का वहाँ हुआ करता था कि बटरफ्लाई का। और हम आप सभी जानते हैं कि बटरफ्लाई होल ईयर नहीं मिलता है, किसी खास सीज़न में, समय में आता है। तो जिस समय की ये बात हो रही है, इट वाज कि जस्ट 6 वीक्स का ड्यूरेशन था जब बटरफ्लाई कलेक्शन हुआ करता था प्रॉपर वे में। Then E. Bright understood that if he kept on collecting butterflies one by one, he would not be able to collect many. चूंकि ओनली शॉर्ट ड्यूरेशन का टाइम मिलता था बटरफ्लाई कलेक्शन का, दैट वाज 6 वीक्स, 6 7 42 डेज। तो इसको लगता था कि एक एक करके बटरफ्लाई कलेक्ट अगर करना करेगा तो इसके सारे जो लक्ष्य हैं मैक्सिमम कलेक्ट करेगा वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। सो द नेक्स्ट स्टेप टू टुक वाज दैट ही डिसाइडेड टू रेज ए फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज इन हिज बेसमेंट। तो इसने सोचा कि क्यों ना एक बटरफ्लाई की क्या बोलते हैं रेजिंग सिस्टम को शुरुआत की जाए। और इन्होंने सोचा कि अपने घर के बेसमेंट में एक ऐसा अरेंजमेंट की जाए जहां बटरफ्लाई को ही रेज कर सके, यानी बटरफ्लाई पालन, जिस तरह से मछली पालन होता है ना, सेम वे में। ही यूज्ड टू कैच अ फीमेल बटरफ्लाई। अब देखो उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए रिचर्ड एच ई ब्राइट ने क्या किया, इसने फीमेल बटरफ्लाई को कैच करना शुरू किया, उसके एग्स को कैच करना शुरू कर दिया और उसको रेज करने लगा। कहाँ पर? अपने बिल्डिंग के बेसमेंट में। और वो प्रॉपर साइकिल से, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, अगर 6 7 8 में आप पढ़े हो तो पढ़े होंगे सारे बच्चे, कि वो लाइफ साइकिल के प्रोसेस से वो गुजरने लगा। तो जो भी प्यूपा, लार्वा जो भी होता है उसका, वो डेवलप होते होते बटरफ्लाइज में कन्वर्ट होने लगे और इस तरह से उसके पास साइकिल चलने लगा। कहाँ पर ये सारे अरेंजमेंट की गई? It was done in the basement of his building by Robert H. E. Bright. Then he used to tag the wings of the butterfly and would let them go. और तब उसके बाद ये क्या करते कि उसमें से ग्रोन बटरफ्लाइज को पकड़ते, उसके विंग में ये टैगिंग कर देते, कुछ पहचान, आइडेंटिटी, और उसको आज़ाद कर देते। ठीक है, यानी टैग्ड बटरफ्लाई इन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया। There were thousands of monarch in his basement. और नतीजा यह हो गया कि इस लाइफ साइकिल को, प्रोसेस को फॉलो करते होते होते चलते उनके बेसमेंट में लगभग हजारों की संख्या में मोनार्क बटरफ्लाइज का कलेक्शन हो गया। तो चिल्ड्रन, अब तक हम कहानी को देखें कि किस तरह से रॉबर्ट एच ई ब्राइट ने इंटरेस्ट राइज किया अपने अंदर, और किस तरह से राइज होने के बाद उन्होंने एक किताब की मदद से, उनकी मदर के दी हुई किताब की मदद से, किस तरह से उन्होंने अपनी क्यूरियोसिटी को और बेहतर करने के लिए न्यू आइडियाज़ लगाए, जिसमें बहुत बड़ा रोल उस यूनिवर्सिटी के, टोरंटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का भी है फ्रॉम कनाडा, दैट इज़ डॉक्टर फ्रेडरिक। और किस तरह से उन्होंने एक बेसमेंट में अपने पास अरेंज किया मोनार्क बटरफ्लाइज के कलेक्शन का। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपका, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। आपका टास्क क्या है कि यहाँ तक के जो भी वीडियो को आप जब देखेंगे एंड यू विल लिसन टू द स्टोरी, तो हाईलाइटेड 10 पॉइंट्स, ओनली 10 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट्स हाईलाइट करके यहाँ तक की स्टोरी को आप नोट करके point by point you will send it in the group today in the evening by 7 o'clock. Okay children, thank you.